नमस्कार सभी को। परीक्षा जंक्शन के इस प्लेटफॉर्म पे सभी का हार्दिक स्वागत है। आज हम अपने इंडियन थिंकर्स की तरफ आगे बढ़ते हैं और इंडियन थिंकर्स जैसा कि यूपीएससी में, यूजीसी नेट में, ये काफी सारे एग्जाम में बहुत फेमस हो सकता है। और फेमस ही नहीं, इन द सेंस मैं ये कहता हूं कि थिंकर्स एक दो प्रकार का सब्जेक्ट है। जैसे कि आप ये कहते हैं कि सर ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आता है, बिल्कुल आता है। लेकिन ये सर यदि कोई बच्चा कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी नहीं कर रहा है, मान लीजिए, लेकिन वो पढ़ने चाहता है नॉलेज के लिए, तो उसके लिए भी ये सब्जेक्ट बहुत बेनिफिट है। यानी ये दो प्रकार से काम कर रहा है। एक तो हमारी नॉलेज को गेन करता है, एक हमारी समझ को बढ़ाता है, हमारी विचारधारा को अच्छा करता है, हमारी आइडियोलॉजी को बेहतर बनाने का प्रयास करता है। दूसरा, ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए भी उतना ही महत्वपूर्ण है जितना आपके लिए खुद के लिए महत्वपूर्ण है। ठीक है, चलिए तो अब बात कर लेते हैं चाणक्य की। और भारतीय विचारक के रूप में, इंडियन थिंकर्स के रूप में आज हम चाणक्य को लाना चाहते हैं। और चाणक्य की जो राजनीति है, चाणक्य जो शासन कला के महान प्रतिपादक कहे जाते हैं, उनकी आज हम बात करने वाले हैं। तो सभी तैयार हो जाएं और चाणक्य भारतीय विचारक के रूप में सभी हेडिंग डालेंगे। पहले इससे पहले मैंने मनुस्मृति कराया था, अब मैं चाणक्य कराने वाला हूं। तो चलिए, तो पहली बात हम लिखते हैं कि भारतीय विचारक के रूप में, भारतीय विचारक के रूप में, भारतीय विचारक के रूप में चाणक्य। और भाई एक बात तो निश्चित है बच्चों कि चाणक्य का नाम सुनकर एकदम अंदर से जो कॉन्फिडेंस आता है, आप जानते हो कि आज के समय में आप जैसे अपने फोन पे जो सोशल मीडिया यूज करते हैं, सारे दिन तो रील्स चलाते ही रहते हैं वैसे तुम, है ना। तो एक रील्स आपको जरूर नजर आती होगी, एक जो रील्स है वो आपको जरूर नजर आती होगी। जैसे कि मैं इस जो पूरे हेडिंग की बात कर रहा हूं, तो वो चाणक्य राजनीति की बात करूंगा और आज की वर्तमान भारतीय राजनीति की बात करूंगा। मैं किसी भी प्रकार से किसी भी पार्टी का, किसी भी दल के नेता का, ऐसा नहीं है कि मैं उसका विरोधी हूं या मैं उसका कोई समर्थक हूं। मैं केवल आज की सरकार और लगभग से लगभग 20 साल पुरानी सरकार की राजनीति के बारे में समझाऊंगा। मेरा कोई भी उद्देश्य नहीं है कि मैं किसी भी राजनीतिक पार्टी को ठेस पहुंचाना चाहता हूं, यानी मेरा किसी भी नेता को लेकर कोई द्वेष नहीं, पहली बात। यानी हम चाणक्य की राजनीति को आज की वर्तमान भारतीय राजनीति से थोड़ी बहुत तुलना करके चलेंगे, तभी हम चाणक्य को अच्छे से समझ पाएंगे, तभी हम चाणक्य को समझ पाएंगे कि चाणक्य व्यवहारिकवादी था, यथार्थवादी था, कैसा था। ठीक है, और चाणक्य को लेकर मेरे अंदर खुद के मन में कई सारी शंकाएं हैं आज भी। तो क्या पता आपको पढ़ा के वो शंकाएं मेरी दूर हो जाएं, ये भी हो सकता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं चाणक्य की राजनीति वर्सेस भारत की राजनीति। तो भारतीय विचारक के रूप में आचार्य चाणक्य, इनको आचार्य कहा जाता है। और आचार्य उसको कहते हैं क्योंकि जो शिक्षक के पद पर रहकर काम कर चुका है, जो वेदों की शिक्षा दूसरों को दे चुका है, वही आचार्य है। तो कुल मिला के भारतीय विचारक के रूप में चाणक्य है। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे, हेडिंग डालेंगे सभी कि चाणक्य की राजनीति, चाणक्य की राजनीतिक सिद्धांत, ऐसे डालेंगे, चाणक्य के राजनीतिक सिद्धांत। और जैसे आपने देखा होगा कि आज के समय में आचार्य चाणक्य बने कौन बैठा है, बताइए। यदि मैं वर्तमान भारतीय राजनीति की बात करता हूं, तो आज के समय में भारत का चाणक्य कौन है? जो हमारे देश के केंद्रीय गृह मंत्री हैं अमित शाह, उनको आज के समय की राजनीति का चाणक्य कहा जाता है। क्योंकि ये मैं नहीं, ये उनका विश्लेषण कह रहा है। चाणक्य कौन है? चाणक्य का अर्थ है साम दाम दंड भेद। जो राजनीति में इन चारों का प्रयोग कर लेगा, मैं बता रहा हूं कि वो राजनीति का सबसे बड़ा गुरु है, वो राजनीति का सबसे बड़ा धर्म गुरु है। और आज की वर्तमान भारतीय राजनीति का आचार्य जो चाणक्य बैठे हुए हैं चाणक्य के रूप में, वो है हमारे अमित शाह जी। ठीक है, तो इसका मतलब यह है कि हम कहीं ना कहीं उनकी आइडियोलॉजी, उनकी विचारधारा, उनके सिद्धांतों को कहीं ना कहीं किसी ना किसी तरीके से रूप में देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। तो चाणक्य की राजनीतिक सिद्धांत की बात करें, सबसे पहले मैं बात करता हूं चाणक्य के जीवन परिचय का बात कर लेता हूं। तो देखो, चाणक्य का जन्म कहां हुआ, और चाणक्य का जन्म को लेकर कई सारे विचारकों में आज तक मतभेद है बच्चों, बहुत है।
तो पहले चाणक्य का जीवन परिचय जान लेते हैं, चलिए, क्योंकि ये तो बड़ा ही महत्वपूर्ण है हमारे विषय का। तो पहले चाणक्य का परिचय, चाणक्य का परिचय। तो देखो, चाणक्य के परिचय में मैं इतना ही कहूंगा बच्चों आपसे कि चाणक्य का जो जन्म है उसको कई लेके विचारक जो हैं वो आज तक मतभेद में फंसे हुए हैं। वो ये सोचते हैं कि चाणक्य का जन्म हुआ क्या था, क्योंकि बौद्ध धर्म इनके जन्म को तक्षशिला मानता है, तो जैन धर्म जो है वो इनके जन्म को लेकर मानता है कि इनका जन्म मैसूर में हुआ था, श्रवणबेलगोला प्रदेश में हुआ था। और बाकी का जो धर्म है, बाकी के जो अन्य लोग हैं, इनका जन्म स्थान मानते हैं नेपाल का तराई प्रदेश, कि नेपाल और तिब्बत के बीच में हुआ था इनका जन्म, ठीक है। और यह भी कहा जाता है कि जब ज्ञान का सूर्य, जो ज्ञान का सूर्य होता है, यानी सूर्य जब होता है वो हमेशा पूरब से उदय होता है, इसलिए चाणक्य रूपी जो ज्ञान था इसका उदय भी पूरब से ही हुआ था। ऐसे भी कहा जाता है ग्रंथों में, ऐसे भी कहा जाता है चाणक्य को सम्मान देने के लिए, क्योंकि चाणक्य जो है वो एक ज्ञान की खोपड़ी है। वो एक क्या है? एक ज्ञान की खोपड़ी है। और चाणक्य का जब भी जिक्र करते हैं तो चाणक्य का जिक्र एक धर्म से ज्यादा एक राजनीति में इसका प्रयोग ज्यादा होता है, क्योंकि मैं चाणक्य को एक धार्मिक पुरुष ना कहकर मैं इसको एक राजनीतिक पुरुष कहूंगा तो ज्यादा अच्छा रहेगा, ठीक है। क्योंकि आप राजनीतिक विचारक के रूप में चाणक्य को पढ़ना चाहते हैं तो पहली बात तो इसे राजनेता या राजनीति के रूप में एक व्यक्ति मानना पड़ेगा, क्योंकि जो व्यक्ति प्रधानमंत्री बना है मौर्य वंश का वो धार्मिक तो नहीं हो सकता। हाँ, धार्मिक हो सकता है, धार्मिक हो सकता है, लेकिन धार्मिक होने से ज्यादा वह एक राजनीतिक पुरुष हो सकता है। तो चाणक्य को मैं राजनीतिक पुरुष के रूप में मान के चलता हूं। और चाणक्य को लेके कहा जाता है कि जब सूरज का उदय हमेशा पूरब से होता है तो चाणक्य का ज्ञान रूपी जो सूर्य था वो भी पूरब से ही उदय हुआ था। चलिए, तो एक बात देख लेते हैं। तो चाणक्य के परिचय में पहले इनके जन्म की बात करते हैं। देखो, चाणक्य के जन्म को लेकर बताया जाता है कि चाणक्य का जन्म कहां हुआ। देखो, कई सारे विचारक मतभेद में रहते हैं चाणक्य के जन्म को लेकर। जो बौद्ध धर्म है, बौद्ध धर्म कहता है कि इनका जन्म तक्षशिला में हुआ था। इनका जन्म कहां हुआ था? तक्षशिला में हुआ था, ठीक है। तक्षशिला में जन्म हुआ है इनका, ये बताते। और तक्षशिला कहां पर है? पाकिस्तान अफगानिस्तान के बीच में, कंधार के पास। और बाकी के जो जैन धर्म है, जैन धर्म कहता है कि इनका जन्म हुआ था कहां पर? मैसूर में, जिसे आज कर्नाटक कहते हैं आप। मैसूर के श्रवणबेलगोला प्रदेश में हुआ था, बोईगोल प्रदेश में हुआ था। जबकि बाकी के अन्य धर्मों के लोग ये कहते हैं कि इनका जन्म नेपाल के तराई प्रदेश में हुआ है, ठीक है। तो बाकी के अन्य धर्मों के लोग क्या कहते हैं? ये कहते हैं कि इनका जन्म कहां हुआ है? नेपाल के तराई प्रदेश में, नेपाल के तराई प्रदेश में। और नेपाल के तराई प्रदेश को लेकर कई सारे विचारकों ने यह बोला कि जब सूरज का उदय हमेशा पूरब से ही होता है तो चाणक्य जो ज्ञान रूपी सूर्य था उसका उदय भी, इसका जन्म भी पूरब से ही हुआ था। और नेपाल का तराई प्रदेश पूरब में आता है। कहां आता है? पूर्व में आता है, ठीक है। तो कई सारे विचारकों ने इन पर कोट करके ये बोला, और ये बोला कि जब सूर्य का उदय पूरब से होता है, जब सूर्य का उदय हमेशा पूर्व से होता है, तो चाणक्य, तो ज्ञान रूपी चाणक्य या चाणक्य का ज्ञान रूपी सूर्य, तो ज्ञान रूपी सूर्य चाणक्य, तो ज्ञान रूपी जो सूर्य था यानी चाणक्य, ज्ञान रूपी सूर्य का जन्म भी उदय पूरब से ही होता है। तो ज्ञान रूपी सूर्य चाणक्य का उदय या चाणक्य का जन्म पूरब से ही हुआ, पूर्व से ही हुआ, पूर्व से ही हुआ। यानी कितनी अच्छी बात कही है। बताओ कि सूरज होता है ज्ञान का प्रतीक, और जब सूरज उदय होता है तो ऐसा लगता है कि बिल्कुल नई सुबह हो गई है, उत्तेजना आ गई है। आपको पता है जब लोग ऑफिस जाते हैं तो सूर्य पर जल चढ़ाते हैं। सूर्य पर जल चढ़ाने का मतलब यह हुआ कि आपका जो ज्ञान है, आपकी जो आंखों की तेज रोशनी है, वो सीधे सूरज पर जब लगती है तो आपका दिमाग बिल्कुल खुल जाता है, ज्ञान रूपी भंडार, तो इसे कहते हैं। यानी कुल मिला के जब सूर्य का उदय हमेशा पूर्व से होगा
तो ज्ञान रूपी सूर्य जो चाणक्य जिनको कहा जाता है उनका जन्म भी पूर्व से ही हुआ है, यानी नेपाल के तराई प्रदेश में इनका जन्म हुआ है, ये कहा जाता है। लेकिन कुछ कह नहीं सकते कि इनका जन्म कहां हुआ है। चलिए अब मैं बात कर लेता हूं कि इनका जन्म किस वंश में हुआ, चाणक्य किस जाति के थे, किस धर्म के थे। तो कुछ चाणक्य हिंदू धर्म थे, ये सब जानते हैं, लेकिन चाणक्य का जन्म कुटिल नामक ब्राह्मण वंश में हुआ है। कहां हुआ है? कुटिल नामक ब्राह्मण वंश में। तो चाणक्य के जन्म की मैं बात करूं तो इनका जन्म हुआ है कुटिल नामक ब्राह्मण वंश में, कुटिल नामक ब्राह्मण वंश में इनका जन्म हुआ है, ठीक है। और कुटिल नामक ब्राह्मण वंश में इनका जन्म होने के कारण इनको क्या कहा जाता है? इनको आज कौटिल्य कहा जाता है। क्या कहा जाता है? कौटिल्य। तो पहली बात, यानी इनको आज कौटिल्य कहते हैं। कौटिल्य इसलिए कहते हैं क्योंकि इनका जन्म कुटिल नामक ब्राह्मण वंश में हुआ था। लेकिन सर चाणक्य क्यों कहते हैं? क्योंकि चाणक्य इसलिए कहते हैं क्योंकि चाणक्य इनके पिता का नाम था। चाणक्य किसका नाम था? चाणक्य पिता का नाम था। तो चाणक्य पिता के नाम होने के कारण पिता को सम्मान देते हुए आचार्य कौटिल्य ने अपना नाम चाणक्य रख लिया। तो इसका मतलब ये चाणक्य भी हो गए, ठीक है। और इनका जो रियल नाम था वो था विष्णुगुप्त। क्या था? इनका रियल नाम कहा जाता है कि ये विष्णुगुप्त थे, विष्णुगुप्त, विष्णुगुप्त। बताइए कितना अच्छा नाम है, कितना प्यारा नाम है। तो विष्णुगुप्त, ठीक है। और चाणक्य के पिता का नाम था इसलिए इनका नाम भी चाणक्य हो गया। और कुटिल नामक ब्राह्मण वंश में इनका जन्म हुआ था तो ये कौटिल्य बन गए। तो इनके 3 नामों से इनको कहा जाता है। चाणक्य ना कहकर यदि मैं चाणक्य कहूं और इनके साथ इनको कौटिल्य कहूं, आचार्य कौटिल्य, और कौटिल्य के साथ यदि इनको मैं विष्णुगुप्त कहूं तो ज्यादा कोई अंतर नहीं है। यानी इनके 3 नाम थे, विष्णुगुप्त, कौटिल्य और चाणक्य। चलिए, तो चाणक्य का जन्म को लेके, चाणक्य के जन्म स्थान को लेके ये बातें थी। लेकिन और भी कई सारी बातें हैं कि चाणक्य की जो शिक्षा थी, चाणक्य की जो एजुकेशन थी वो नालंदा यूनिवर्सिटी में हुई है। कहां हुई है? चाणक्य की जो एजुकेशन है वो नालंदा यूनिवर्सिटी में हुई है। तो इनकी जो एजुकेशन है, इनकी एजुकेशन की बात करें तो नालंदा यूनिवर्सिटी जो बिहार में है इस समय, नालंदा विश्वविद्यालय, और जिसका भी क्या हुआ है? पुनरुद्धार हुआ है, याद रखना। विश्वविद्यालय नरेंद्र मोदी जी ने और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने, आपको पता है, नालंदा यूनिवर्सिटी का दोबारा उद्घाटन किया है, ठीक है। ये वो नालंदा यूनिवर्सिटी है जहां पर अलाउद्दीन खिलजी ने पूरी किताबों को जलवा दिया था। और इस लाइब्रेरी में 90 लाख किताबें थी जो 3 महीने तक जलती रही, 3 महीने तक जलती रही। ये वो नालंदा यूनिवर्सिटी है। और इस यूनिवर्सिटी में चाणक्य की शिक्षा दीक्षा हुई है पूरी। और चाणक्य ने शिक्षा दीक्षा लेने के बाद जब वेदों का ज्ञान बांटना शुरू किया तो ये शिक्षक के रूप में काम करते थे। तो आप देख सकते हैं चाणक्य का प्रोफेशन क्या था? चाणक्य का प्रोफेशन ये था कि यह खुद टीचर थे। क्या थे? एक टीचर। और टीचर से पॉलिटिशियन कैसे बने, ये सफर आज हमको तय करना है। आज इन द सेंस इस चैप्टर में तय करना है, ठीक है, कि चाणक्य का टीचर से पॉलिटिशियन बनना एक कैसी यात्रा रही, ठीक है, मौर्य वंश की स्थापना कैसे हुई और महापद्मानंद को कैसे हराया, ये सारी बातें हम करने वाले हैं, ठीक है। चलिए, तो पहली बात करते हैं। और चाणक्य की राजनीति सिद्धांत में एक सबसे बड़ा, और इसलिए चाणक्य को हम कहा, चाणक्य को एक बात कही जाती है कि चाणक्य लिखेंगे कि भारत के राजनीतिक सिद्धांत, भारत के राजनीतिक सिद्धांत एवं शासन कला का महान प्रतिपादक है। शासन कला का महान प्रतिपादक, शासन कला का यह महान प्रतिपादक है। बच्चों याद रखना, आज भी चाणक्य को जब भी राजनीति का नाम लिया जाता है और राजनीति की बात कही जाती है तो चाणक्य का नाम सबसे पहले आता है। चाणक्य का नाम सबसे पहले आएगा क्योंकि चाणक्य प्राचीन भारत नहीं बल्कि चाणक्य पूरे भारत का, पूरे समस्त भारत देश का महान प्रतिपादक रह चुका है, राजनीति का और शासन कला का। आपने कभी मौर्य वंश के बात पढ़ा होगा कि चंद्रगुप्त मौर्य जो कि चाणक्य का ही शिष्य था और चाणक्य की शिक्षा दीक्षा से ही मौर्य वंश का चंद्रगुप्त मौर्य अपनी राजगद्दी पर बैठा था महापद्मानंद को हराकर।
और महापद्मानंद से चाणक्य के कैसे रिश्ते थे ये भी मैं इसमें बताऊंगा। लेकिन हम चाणक्य के परिचय में जन्म की बात करते हैं, जन्म स्थान की बात करते हैं, एजुकेशन की बात करते हैं, टीचर होने की बात करते हैं, लेकिन चाणक्य को एक और कहा जाता है कि भारत का राजनीतिक सिद्धांत और शासन कला का यह महान प्रतिपादक है। इसकी जब भी किसी ने शासन कला पढ़ ली, मैं बता रहा हूं कि चाणक्य की शासन कला में कोई भी भेद नहीं सकता, ये वो चाणक्य है। चलिए, तो चाणक्य की हम शासन कला के महान प्रतिपादक की बात करें। अब साहब क्या हुआ है कि प्राचीन भारत, जैसे हमारे भारत को, जब प्राचीन भारत की बात करें, हमारे प्राचीन भारत को पूरे विश्व का धार्मिक गुरु कहा जाता था, पूरे विश्व का धार्मिक गुरु कहा जाता था। तो मैं एक बात कहना चाहूंगा कि एक विचारक हुए, पश्चिमी विचारक हैं जिनका नाम है अर्नेस्ट वॉकर। क्या है? अर्नेस्ट वॉकर। अर्नेस्ट वॉकर ये कहते हैं कि प्राचीन भारत राजनीतिक विचारक की दृष्टि से एक धुंधला हुआ देश है। क्या है? एक धुंधला हुआ देश है। यानी वो कहते हैं कि अर्नेस्ट वॉकर का कहना है कि प्राचीन भारत एक ऐसा देश है जहां पर ऐसा कोई भी राजनीतिक विचारक पैदा नहीं हुआ जो शासन कला का महान प्रतिपादक बन सके। लेकिन जब 20वीं शताब्दी के प्रारंभ में चाणक्य के अर्थशास्त्र का जन्म हुआ और चाणक्य के द्वारा लिखा गया ग्रंथ, सबसे बड़ा ग्रंथ है अर्थशास्त्र, तो चाणक्य के द्वारा लिखा गया जो अर्थशास्त्र है, जो ग्रंथ है, जो 20वीं शताब्दी के प्रारंभ में जब उसकी खोज की गई, तो वह अर्नेस्ट वॉकर के इस बात का खंडन करता है जो बात अर्नेस्ट वॉकर ने कही थी। अर्नेस्ट वॉकर कहता है कि प्राचीन भारत राजनीतिक दृष्टि से, राजनीतिक विचारक की दृष्टि से धुंधला हुआ देश है। यानी ऐसा कोई विचारक पैदा नहीं हुआ यहां पर जो शासन कला का महान प्रतिपादक बन सके। लेकिन जैसे ही चाणक्य के अर्थशास्त्र का जन्म हुआ 20वीं सेंचुरी के पहले में, तभी अर्नेस्ट वॉकर की आंख खुली की खुली रह गई, क्योंकि चाणक्य के अर्थशास्त्र में वो बातें सारी लिखी गई जो एक भारत की राजनीतिक सिद्धांतों का और शासन कला का मुख्य स्तंभ हुआ करता था। तो चलिए अब बात कर लेते हैं हम थोड़ी सी आगे। तो चाणक्य का अर्थशास्त्र सभी डालेंगे। अब चाणक्य का अर्थशास्त्र कुछ 4 बातों से महत्वपूर्ण है, लेकिन पहले अर्थशास्त्र से पहले हम चाणक्य के अर्थशास्त्र की परिभाषा जान लेते हैं। तो लिखेंगे चाणक्य के अर्थशास्त्र की परिभाषा। चाणक्य के अर्थशास्त्र की परिभाषा। देखो, चाणक्य के अर्थशास्त्र की परिभाषा यदि कोई देना चाहे तो कैसे देगा, क्योंकि आप सभी को पता है कि चाणक्य का अर्थशास्त्र जो था ये लगभग से लगभग बताया जाता है कि 20वीं शताब्दी के प्रारंभ में इसके अस्तित्व में आए। 20वीं शताब्दी के प्रारंभ में। और बच्चों, ये चाणक्य के अर्थशास्त्र में, चाणक्य के अर्थशास्त्र की खोज को लेके कि कब लिखा गया, कब उदय हुआ इसका, इसमें कई सारे मतभेद हैं। मैं ये नहीं कहता कि बिल्कुल राइट है, लेकिन कई सारे मतभेद हैं। जैसे कि चाणक्य के अर्थशास्त्र को लेकर जैसे कि कुछ विचारक हुए, कीथ हुआ, जाली हुआ, विंटर नितजू हुआ, ये सारे विचारक कहते हैं कि अर्थशास्त्र का जो जन्म है वो ईसा की 3री शताब्दी पूर्व हुआ है। ईसा की 3री शताब्दी पूर्व हुआ है, ये कहते हैं। जैसे कि कीथ हैं, जाली हैं, विंटर नितजे। तो आप लिख सकते हैं कि चाणक्य, लिखेंगे कि चाणक्य के अर्थशास्त्र को लेकर, चाणक्य के अर्थशास्त्र को लेकर, चाणक्य के अर्थशास्त्र को लेकर, अर्थशास्त्र को लेकर काफी विचारकों में कई मतभेद हैं। काफी विचारकों में कई मतभेद हैं, कई मतभेद हैं, कई मतभेद हैं। जैसे कि अब एक विचारक हुए जिनका नाम है कीथ, जिनका नाम है कीथ, एक का नाम हुआ जाली और एक का नाम है विंटर नितज। विंटर नितज ये कहते हैं कि भाई कीथ, जाली, विंटर नितज नाम के विचारक हैं, ये कहते हैं कि अर्थशास्त्र को का जन्म या अर्थशास्त्र की रचना 3री शताब्दी ईसा पूर्व हुई है। क्या हुई है? 3री शताब्दी ईसा पूर्व। तो ये व्यक्ति कहते हैं कि अर्थशास्त्र की रचना, अर्थशास्त्र की रचना
कि अर्थशास्त्र की जो रचना है वो ईसा की 3री शताब्दी, यानी 3री शताब्दी ईसा पूर्व, 3री शताब्दी ईसा पूर्व हुई है। ईसा पूर्व हुई है, वो ये कहते हैं। कुछ बताओ, ठीक है। यानी ये इस प्रकार के जो विचारक हुए। लेकिन एक विचारक और हुआ, मैं आपको बताना चाहूंगा। एक विचारक और है जो जिसका नाम है डॉक्टर श्याम शास्त्री। डॉक्टर श्याम शास्त्री बच्चों, ये ऐसा विचारक है, ये ऐसा लेखक है। आपको मैं बता दूं, अर्थशास्त्र की रचना या अर्थशास्त्र का पांडुलिपि के माध्यम से अंग्रेजी अनुवाद करने वाला पहला विचारक है, जिसने अर्थशास्त्र का अंग्रेजी अनुवाद तो किया ही किया, लेकिन पांडुलिपि के माध्यम से किया। तो लिखेंगे डॉक्टर श्याम शास्त्री जो है, या यहां पे नहीं तो यहां लिख सकते हैं आप इसको। तो आपको बता दूं कि डॉक्टर श्याम शास्त्री, यहां लिख सकते हैं कि डॉक्टर श्याम शास्त्री जो है, डॉक्टर श्याम शास्त्री अर्थशास्त्र को पांडुलिपि के माध्यम से, अर्थशास्त्र को पांडुलिपि के माध्यम से, पांडुलिपि के माध्यम से अंग्रेजी अनुवाद करने वाले पहले विचारक, अंग्रेजी ट्रांसलेशन, अंग्रेजी अनुवाद करने वाले पहले विचारक, है। बताइए, तो डॉक्टर श्याम शास्त्री कौन? डॉक्टर श्याम शास्त्री जो है, ये अंग्रेजी अनुवाद करने वाले पहले विचारक हुए। अब बात करते हैं, अच्छा अर्थशास्त्र का मतलब क्या होता है? तो लिखेंगे अर्थशास्त्र की परिभाषा, या लिखेंगे अर्थशास्त्र का अर्थ। अर्थशास्त्र, ये एक्चुअली में अर्थशास्त्र है क्या, इस पे कभी फोकस डाला आपने? देखें, अब चाणक्य अर्थशास्त्र को क्या कहता है? कुछ बच्चे ये कहते हैं कि सर अर्थशास्त्र का मतलब है कि आर्थिक शासन या हमारे देश की अर्थव्यवस्था से संबंधित जो धन का संग्रहण होता है, जो धन से संबंधित बातें होती हैं, वो अर्थशास्त्र होता है, जैसे कि इकोनॉमी। अरे भाई, इकोनॉमी से मत जोड़िए आप इसे। आपको मैं बता दूं, चाणक्य का अर्थशास्त्र बल्कि धन के संग्रहण के बजाय बल्कि भारत देश की शासन कला और उसके राजनीतिक सिद्धांतों का भी वर्णन करता है, और यह मानव जीवन के सामाजिक व्यवहार का भी अध्ययन करता है अर्थशास्त्र। ठीक है, वरना ऐसे ही हम चाणक्य के अर्थशास्त्र को अर्थशास्त्र के अलावा या धन के संग्रहण के अलावा इसे हम शासन की कला का महान ग्रंथ भी कहते हैं। तो इसमें शासन के सिद्धांतों को, इसमें मानव जीवन में आने वाली सामाजिक चुनौतियों को, ठीक है, और सबसे बड़ी बात यह है कि यह शासन और राजनीतिक सिद्धांतों का महान ग्रंथ कहा जाता है चाणक्य। लेकिन अब बात करते हैं अर्थशास्त्र। देखो, इसके दो भाग बनते हैं बच्चों। पहला बनता है अर्थ, कि अर्थ का मतलब क्या है, ये अर्थ क्या चीज है। देखो, अर्थ का मतलब है, चाणक्य बताता है अपने अर्थशास्त्र में कि मेरे अर्थ का मतलब है कि मानव जीवन, यानी मानव जीवन की जो निर्वाह करने की जो वस्तुएं होती हैं, यानी मानव जीवन, जब व्यक्ति अपने जीवन का निर्वाह करता है तथा व्यक्ति जिस भूमि पर रहता है उसे कहते हैं अर्थ। तो लिखेंगे कि मानव जीवन का निर्वाह, मानव जीवन का निर्वाह एवं मानव जिस भूमि पर रहता है, मानव जिस भूमि पर रहता है, जिस भूमि पर रहता है, वो तो हुआ आपका अर्थ। क्या हुआ? अर्थ। और शास्त्र का मतलब ये होता है, शास्त्र को कहते हैं कि व्यक्ति जिस भूमि पर रहता है उसका ध्यान और उसका पालन पोषण करने का जो विकल्प ढूंढता रहता है। जैसे कि आज आप किसी भी चीज का, मान लो आप गाड़ी को, आपने कोई गाड़ी ली, तो गाड़ी आपके लिए रिसोर्स है। आप क्या है? आप जिस धरती पर रह रहे हैं वो तो है अर्थ, ठीक है, और व्यक्ति जिस अर्थ पर रह रहा है उस अर्थ का पालन पोषण करने के लिए जो विकल्प ढूंढेगा, जो ऑप्शन ढूंढेगा, उसे कहते हैं शास्त्र। जैसे कि कल को आपने नई गाड़ी ली, मान लो आप क्रेटा लेते हो, ठीक है, आप मर्सिडीज लेते हो, आपने गाड़ी ली मर्सिडीज, तो आप जब मर्सिडीज को लोगे
तो आप मर्सिडीज को यूज कर रहे हैं, लेकिन जब मर्सिडीज के लिए जो फ्यूल चाहिए होता है, जो उसके लिए मेंटेनेंस खर्चा चाहिए होता है, जो उसके लिए सर्विस चार्ज लगता है, वो आप अपने ऑप्शन से निकालते हैं। यानी आप जब कमाई करेंगे, आपका अर्निंग सोर्स होगा, तो आप महंगी से महंगी गाड़ी को पालने का शौक भी रखेंगे। यानी कुल मिला के आप जिस भूमि पर रह रहे हैं, उस भूमि का पालन पोषण करने के लिए भी आप कुछ ना कुछ उपाय तो करते होंगे ना, ठीक है। जैसे कि उसको एनवायरनमेंट को क्लीन रखना, भूमि को साफ करते रहना, यही बात है। तो कुल मिला के लिखेंगे कि मानव जिस भूमि पर रहता है, मानव जिस भूमि पर रहे, मानव जिस भूमि पर रहे, मानव जिस भूमि पर रहे, उसका पालन पोषण करने का विकल्प ढूंढता है, उसका पालन पोषण करने का, पालन पोषण करने का विकल्प ढूंढता है, विकल्प ढूंढता है। उसे शास्त्र को क्या कहते हैं? अर्थशास्त्र कहते हैं। मतलब दोनों को मिला के अर्थशास्त्र बन जाएगा, ठीक है। तो कुल मिला के यहां से आपको समझ में आ गया होगा कि व्यक्ति जिस चीज का प्रयोग करता है, उस चीज का प्रयोग करने के लिए उस चीज को पालता पोसता है, ठीक है। जैसे कि कल को आपने गाड़ी ली, तो गाड़ी का प्रयोग करने के लिए आप पहले गाड़ी को पालना सीखोगे, ठीक है। उसके लिए ऑप्शन निकालोगे। जैसे कि कल को मैंने फोन लिया, अब फोन मैंने लिया, लेकिन फोन का मैं यूज तभी कर सकता हूं जब उसमें रिचार्ज होगा। यानी अब समझ गए ना कि किसी भी चीज को यदि मुझे अपने प्रयोग में लेना है, तो पहले मैं उसको पालना सीखूंगा, पहले मैं उसका पोषण करना सीखूंगा। इसे कहते हैं अर्थशास्त्र। चलिए आ गया। जैसे कि आज मुझे मान लो मेरे पास मनी है, तो मनी है तो इसका मतलब मैं अपने मनी का प्रयोग करना चाहता हूं। यदि मैं अपने मनी का प्रयोग करना जानता हूं, तो पहले मैं उसको कमाना सीखूंगा, फिर जाके प्रयोग करूंगा, ठीक है। क्योंकि पैसा कब आएगा? कमाने से आएगा ना, या वैसे कोई पेड़ पे लटका मिलेगा आपको? नहीं। चलिए, तो अपना पालन पोषण करने के लिए आपको अर्निंग सोर्स लगाना ही पड़ता है, उसे कहते हैं अर्थशास्त्र। चलिए, तो अर्थशास्त्र कुछ और बातों से भी महत्वपूर्ण है। जैसे कैसे? चलिए एक बार जान लेते हैं। तो बताया जाता है कि अर्थशास्त्र या चाणक्य का जो अर्थशास्त्र है, चाणक्य का अर्थशास्त्र, चाणक्य का अर्थशास्त्र जो है वो चार बातों से अधिक महत्वपूर्ण है। चार बातों से अधिक महत्वपूर्ण है, अधिक महत्वपूर्ण है, चार बातों से अधिक महत्वपूर्ण है, ठीक है। कैसे? देखिए, चलिए तो इसकी चर्चा कर लेते हैं एक बार। देखो, पहले नंबर पर जो आता है, ये क्यों महत्वपूर्ण है, ऐसा क्यों बताया गया है? देखो, पहली बात करें तो हम ये कहते हैं कि चाणक्य एक यथार्थवादी विचारक है। क्या है? एक यथार्थवादी विचारक है। चाणक्य पुरानी रूढ़िवादियों, पुरानी रीतियों पर विश्वास ज्यादा करता है बजाय नई परंपराओं के। तो इसलिए चाणक्य को एक यथार्थवादी विचारक कहा गया है। तो लिखेंगे पहले कि चाणक्य को एक यथार्थवादी विचारक कहा गया है। एक यथार्थवादी विचारक कहा गया है। एक यथार्थवादी विचारक कहा गया है। एक यथार्थवादी विचारक कहा गया है, ठीक है। और दूसरी बात, जब चाणक्य यथार्थवादी विचारक है और चाणक्य का अर्थशास्त्र मानव जीवन, जब मानव सार्वजनिक क्षेत्र या निजी क्षेत्र में जब कोई काम करता है, तो जब कोई मानव या जब कोई मनुष्य पब्लिक सेक्टर में काम करता है, तो उसके जीवन में आने वाली समस्याओं का भी एक ग्रंथ माना गया है। तो लिखेंगे कि चाणक्य का अर्थशास्त्र, लिख सकते हैं यहां पर कि चाणक्य के अर्थशास्त्र में, कि चाणक्य के अर्थशास्त्र में मनुष्य द्वारा सार्वजनिक क्षेत्र में कार्यरत के दौरान, सार्वजनिक क्षेत्र में कार्य के दौरान
आने वाली चुनौतियों का सामना करना, आने के दौरान वह आने वाली चैलेंजेस, आने वाली चुनौतियों का सामना करता है, आने वाली चुनौतियों का सामना करता है, चुनौतियों का सामना करता है, आने वाली चुनौतियों का सामना करता है। तो पहली बात कही गई। उसके बाद दूसरे नंबर पर जो बात कही गई चाणक्य के द्वारा, ये बता देते हैं। देखो, तो दूसरे नंबर पर चाणक्य का अर्थशास्त्र और किन बातों से महत्वपूर्ण है? क्योंकि चाणक्य का जो अर्थशास्त्र है, क्योंकि प्राचीन भारत में मनु की बात करें, प्राचीन भारत में जो मनु हुए, मनुस्मृति जिन्होंने लिखी, धर्मशास्त्र जिसको कहते हैं, उस धर्मशास्त्र में राज्य का संबंध धर्म से और धर्म का संबंध राज्य से बताया गया है। तो लिख देंगे कि जैसे कि मनुस्मृति में, जैसा कि मनुस्मृति में राज्य का संबंध धर्म से, राज्य और धर्म को अंतर संबंधित बताया गया है, राज्य और धर्म को अंतर संबंधित बताया गया है, अंतर संबंधित बताया गया है, क्योंकि मनु बोलता है कि राज्य और धर्म एक दूसरे पर निर्भर है। क्यों निर्भर है? जैसे कि राज्य की बात करते हैं, तो जब मनु ये कहता है कि राज्य धर्म पर निर्भर है, क्यों निर्भर है भाई राज्य? बताइए। जैसे कि धर्म का मतलब क्या होता है? मनु ने धर्म का मतलब बताया कि जो व्यक्ति अपने दायरे और अपनी सीमाओं में अपने कर्तव्यों का पालन करता है वो धर्म रहता है, और जो इन अपनी सीमाओं और अपने कर्तव्यों से रहकर बाहर कार्य करेगा वो धर्म के विपरीत काम कर रहा है। ठीक है, और जब धर्म के अधीन रहकर काम करेगा तो राज्य का विकास होगा। इसलिए धर्म राज्य पर निर्भर है। ठीक है, लेकिन राज्य भी धर्म पर निर्भर है, राज्य भी धर्म पर निर्भर है। चलिए, तो इस प्रकार से धर्म और राज्य को मनुस्मृति में कनेक्ट करके बताया गया है। लेकिन चाणक्य ने कभी भी अपने अर्थशास्त्र में राज्य और धर्म को एक साथ जोड़कर नहीं देखा है। तो लिख देंगे लेकिन अर्थशास्त्र में राज्य एवं धर्म को एक दूसरे से अलग करके रखा गया है, एक दूसरे से अलग करके रखा गया है, अलग करके रखा गया है। ठीक है, चलिए तीसरी बात हम कर लेते हैं कि तीसरी बात में चाणक्य और क्या कहता है। चाणक्य का अर्थशास्त्र जो है बल्कि है धन संग्रहण या धन से संबंधित कोई ग्रंथ नहीं है, बल्कि चाणक्य का अर्थशास्त्र जो है यह धन से संबंधित ग्रंथ ही नहीं बल्कि शासन और राजनीतिक कलाओं का महान ग्रंथ है। तो लिख सकते हैं कि अर्थशास्त्र केवल धन व कर से संबंधित ग्रंथ नहीं है, कर से संबंधित ग्रंथ नहीं, अपितु यानी बल्कि यह कौन सा ग्रंथ है? बल्कि यह शासन और राजनीतिक कला का महान ग्रंथ है। बल्कि यह शासन और राजनीतिक कला का महान ग्रंथ है, राजनीतिक कला का महान ग्रंथ है। और आपको एक बात बता दूं कि भारत में चाणक्य का जो अर्थशास्त्र है, आपको पता है मौर्य वंश के समय, आपको पता है यूरेनियस निकेटर जो सिकंदर थे, यूरेनियस निकेटर जो थे, महापद्मानंद, आपको सभी को पता है महापद्मानंद के समय पूरा भारत टुकड़ों में बंट गया था। तब चाणक्य ने जब मौर्य वंश के चंद्रगुप्त मौर्य को राजगद्दी सौंपी महापद्मानंद को हराकर, तो चंद्रगुप्त मौर्य वंश के समय पूरा भारत एक होकर रहा, यानी पूरे भारत को चाणक्य ने एक करके दिखाया। ये चाणक्य ने एक करके कैसे दिखाया
क्योंकि चाणक्य के अर्थशास्त्र को केंद्रीकृत शासन का महान ग्रंथ भी कहा जाता है। और चाणक्य के अर्थशास्त्र में पूरे देश को एक करने की कला है, पूरे देश को एक करने की कला है। जैसे कि आजकल अमित शाह की बात करें, अमित शाह जी भारत देश की सुरक्षा को लेकर हमेशा संवेदनशील रहते हैं। वो कभी भी, अमित शाह जी भारत के गृह मंत्री को मैंने कभी भी, आज की इस राजनीति की मैं बात करूं तो भारत के गृह मंत्री अमित शाह जी को मैंने कभी भी देश की सुरक्षा में कंप्रोमाइज करते नहीं देखा। उस व्यक्ति को सैल्यूट है इस मामले में कि चाहे भारत पाकिस्तान की बात हो, चाहे बांग्लादेश की बात हो। आज भी देखिए, आज भारत और बांग्लादेश के बीच में क्या हो रहा है। बांग्लादेश में बांग्लादेशी हिंदुओं के साथ अत्याचार हो रहा है। ठीक है, कल मोहम्मद यूनुस खुद भारत आए हैं और उनसे जो विदेश सचिव हैं वो बात कर रहे हैं, यानी कुल मिला के वार्ता जारी है। चाहे अमित शाह जी के द्वारा भारत के सभी सीमावर्ती राज्यों पर बॉर्डरिंग स्टेट की बात हो, चाहे बाड़ेबंदी की बात हो, चाहे भारत और पाकिस्तान के बीच जवाबी हमला कार्रवाई हो, कोई भी बात हो, यानी आज भारत के गृह मंत्री को कह सकते हैं कि वो भारत की सुरक्षा के मामले में ये व्यक्ति कभी कंप्रोमाइज नहीं करता। तो लिख सकते हैं चाणक्य की चौथी बात में, और चाणक्य की चौथी बात में कहा गया है कि चाणक्य का अर्थशास्त्र एक महान और एक सेंट्रलाइज्ड शासन प्रदान करता है। तो लिख देंगे कि यह केंद्रीकृत शासन की स्थापना करता है। यह केंद्रीकृत शासन की स्थापना करता है। यह केंद्रीकृत शासन की स्थापना करता है। चलिए, तो इसका मतलब है कि चाणक्य को यथार्थवादी विचारक माना गया है। यथार्थवादी को कभी कल्पना लोकी मत मान लेना। चाणक्य कभी इमेजिनरी व्यक्ति नहीं था। ठीक है, और मैं आपको बताऊं, एक छोटी सी कहानी है महापद्मानंद को लेके। इसके बाद इस क्लास को ऑफ करेंगे हम, फिर अगले पार्ट में करेंगे जो भी आगे होगा। फिर चाणक्य के अर्थशास्त्र की अवधारणाएं करेंगे हम। ठीक है, कि चाणक्य ने क्या क्या सिद्धांत दिए राज्य को लेकर, उत्पत्ति को लेकर, ये सारी चीजें, राजा के कर्तव्यों को लेकर, राजा के कार्यों को लेकर, ये सारी बातें नेक्स्ट पार्ट में करेंगे। लेकिन इससे पहले मैं ये बता देना चाहता हूं कि चाणक्य का जो एक महापद्मानंद का प्रधानमंत्री था, आपको पता है कि मौर्य वंश से पहले जो उत्तरी पूर्वी राज्य, यानी भारत के उत्तरी राज्यों का एक केंद्र हुआ करता था मगध। क्या था? मगध। तो उस समय क्या थे, देखो मैं बताता हूं कि मगध था, और ये बच्चों मगध जो था ना, ये मगध, ये भारत के उत्तरी राज्यों का केंद्र हुआ करता था। भारत के उत्तरी राज्यों का केंद्र था ये, उत्तरी राज्यों का एक केंद्र बिंदु था, केंद्र बिंदु। जैसे कि आज दिल्ली की बात करें, दिल्ली पूरे भारत देश की राजधानी है, तो यह दिल्ली जो है पूरे भारत का एक केंद्र हो गया। क्या हो गया? केंद्र, क्योंकि केंद्र सरकार यहीं बैठती है दिल्ली में, तो जो पूरे भारत को चलाती है। इसका मतलब दिल्ली आज उत्तरी राज्यों का या पूरे भारत का केंद्र बिंदु है। तो इसका मतलब है कि मगध उस समय भारत के उत्तरी राज्यों का केंद्र बिंदु हुआ करता था, और उस मगध पर जो शासन था, उस समय नंद वंश का अंतिम शासक था महापद्मानंद। कौन था? महापद्मानंद। तो नंद वंश का जो अंतिम शासक था, कौन था? अंतिम शासक। तो नंद वंश का जो अंतिम शासक था, जिसका नाम था महापद्मानंद था। ठीक है, महापद्मानंद था, और महापद्मानंद जो राजा था किसका? मगध का। तो ये था राजा। अब इसका जो प्रधानमंत्री था, इसका एक प्रधानमंत्री था जिसका नाम था शाकुटार, सकटार था कुछ ऐसे ना। तो इसका जो प्रधानमंत्री था वो था सकटार, ये था सकटार। तो ये था प्रधानमंत्री किसका? महापद्मानंद का, यानी मगध का प्रधानमंत्री। तो एक बार क्या हुआ, सकटार ने चाणक्य को, तो महापद्मानंद ने, राजा ने अपने प्रधानमंत्री सकटार को आदेश दिया कि सकटार, प्रिय प्रधानमंत्री, हम ब्राह्मणों का भोज कराना चाहते हैं, तो जाइए इतने सारे ब्राह्मणों को निमंत्रण दे आइए। तो सकटार निमंत्रण देने निकला ही था। अब जब सकटार इनविटेशन देने महल से निकला ही था, तो इसने एक व्यक्ति को देखा जिसकी शिखा बंधी हुई थी।
जिसकी शिखा बधी हुई थी। ठीक है, अब उसने क्या हुआ, वो जंगल में जा रहा था और जंगल में जाते जाते उसके पैर में कांच चुभ गया, एक कांच का टुकड़ा चुभ गया। ठीक है, और शकटार ये जंगल में खड़े खड़े देख रहा था। तो उस समय जिस व्यक्ति के पैर में कांच लगा था उसने कांच को जोर से निकाला, तेज तरीके से निकाला और मट्टी में गाड़कर उस पर मट्टी डाल दी और अपनी चोट पर भी मट्टी को रगड़ दिया। और उस व्यक्ति के पैर में इतना बड़ा घाव था, शकटार ये देख रहा था कि व्यक्ति के कांच चुभा है, लेकिन उसने चिल्लाया नहीं, उसने टस से मच नहीं हुआ। उसने उस कांच को निकाला, पैर पे लगाई मट्टी और चल दिया। शकटार को जब वह व्यक्ति का पता चला कि यह व्यक्ति कौन था, तो वो था चाणक्य। शकटार ने आचार्य चाणक्य जो कि ब्राह्मण था उसको निमंत्रण दे आया कि चाणक्य जी, महापद्मानंद हमारे महाराज आपको निमंत्रण देना चाहते हैं ब्राह्मण भोज के लिए, चलिए आपका आसन है। शकटार जब महल में गया तो पीछे से चाणक्य एज आर इन्विटेशन आए, और भी ब्राह्मण आए। ठीक है, बड़े बड़े मगध के ब्राह्मण आए, उसमें चाणक्य भी आया। चाणक्य जब आया तो चाणक्य को शकटार ने बहुत ऊंचा आसन दिया। क्या दिया? ऊंचा आसन, क्योंकि ब्राह्मण है भाई, और वो भी सबसे बड़ा ब्राह्मण। ठीक है, चाणक्य ऊंचे आसन पर बैठा ही था तो महापद्मानंद जो राजा था, महापद्मानंद ने उस चाणक्य के सांवलेपन का अपमान कर दिया, क्योंकि चाणक्य थोड़ा सांवला है, बताया जाता है ऐसा। तो चाणक्य के सांवलेपन का अपमान कर दिया महापद्मानंद ने, जो राजा था। तो महापद्मानंद ने जब चाणक्य के सांवलेपन का अपमान किया और सभा में फिर ऐसे सभा में धक्का देकर मारा इसको। ठीक है, तो चाणक्य की उस समय शिखा खुल गई थी। हाँ, और बताया जाता है कि किसी भी ब्राह्मण की शिखा को ज्ञान का केंद्र बिंदु कहा जाता है। तो किसी के ज्ञान पर आप हमला बोलोगे तो उसका स्वाभिमान तो हिलेगा। तो चाणक्य का स्वाभिमान डैमेज हो गया। चाणक्य ने तुरंत बोला, अपना अपमान सहते हुए, ना हथियार चलाए ना कुछ, बस इतना कहा कि महापद्मानंद जब तक मैं तेरा विनाश नहीं कर दूंगा, महापद्मानंद जब तक मैं तेरा विनाश नहीं कर दूंगा तब तक ये शिखा नहीं बांधूंगा। ये बात कही थी आचार्य चाणक्य ने। और महापद्मानंद जो राजा था मगध का, और शकटार शौक की शौक रह गया कि महाराज आपने ये क्या किया, ये व्यक्ति नहीं ये भौकाल है। जिस दिन अपनी पर आ गया ये पूरे साम्राज्य को ही नहीं, साम्राज्य को जड़ से ही मिटा देता है। और देखो वही हुआ, चंद्रगुप्त मौर्य ने महापद्मानंद के इस अपमान का बदला कैसे लिया, चंद्रगुप्त मौर्य को राजा बनाया। और इस व्यक्ति से यह सीखना चाहिए कि किंग मेकर कैसे बना जाता है। चाणक्य चाहता तो किंग भी बन सकता था, लेकिन नहीं, वो किंग मेकर ही बनता। इसलिए आज की वर्तमान भारतीय राजनीति में मैं बात करूं और उस समय की राजनीति में बात करूं तो उस समय हमारे किंग मेकर कौन थे? चाणक्य। चाणक्य जब किसी एक वंश की स्थापना कर सकता है, किसी एक व्यक्ति को राजा बना सकता है, तो वो क्या नहीं कर सकता। चलिए, और आगे की ये कहानी थी छोटी सी कि चाणक्य का अपमान कैसे हुआ, चाणक्य को इनविटेशन कैसे दिया गया, ये सारी बातें उस समय बताई जाती हैं। ठीक है, और ये सारी बातें हमें बहुत ज्यादा इंप्रूव करती हैं, बहुत ज्यादा नॉलेजेबल बनाती हैं। ठीक है, तो नंद वंश का अंतिम शासक था महापद्मानंद। और ये महापद्मानंद जो था ना, वो एक्चुअली में ये प्रधानमंत्री जो था शकटार, ये निमंत्रण देने गया था चाणक्य को। क्या गया था? ये व्यक्ति गया था निमंत्रण देने। तो लिख सकते हैं कि निमंत्रण देने कौन गया था? निमंत्रण देने गया था चाणक्य को, जबकि चाणक्य को नहीं बल्कि चाणक्य को तो दे दिया। क्या दिया? जैसे कि जंगल में जाते हुए जब एक व्यक्ति के कांच में पैर चुभ जाता है तो वो चिल्लाता है, वो फड़फड़ाता है, वो मदद को चिल्लाएगा। लेकिन नहीं, इस व्यक्ति ने क्या किया? अपने पैर से कांच निकाला और उस पर मट्टी डाल दी। ठीक है, यही वाली बात है। जैसे कि आज के टाइम पे आप नेगेटिव लोगों की बातों पर मट्टी डाल दिया करो, सुनना ही नहीं है, किसी की नेगेटिव बात को क्यों सुनना। तो इसका मतलब यह है कि उस चाणक्य को निमंत्रण देने आया, लेकिन चाणक्य का जो सांवला रंग था उसको देखकर महापद्मानंद ने इसे सभा में अपमानित किया। और किसी ब्राह्मण का अपमान कोई व्यक्ति करेगा तो चाणक्य ने बता चुका है कि चाणक्य मैं क्या करूंगा। तो चाणक्य ने जब पूरी सभा में ऐलान किया, पूरे मंत्रियों के सामने, महापद्मानंद को, कि जब तक तेरा विनाश नहीं कर दूंगा जब तक मैं शिखा नहीं बांधूंगा। और देख लो, शिखा तभी बांधी है
जब चंद्रगुप्त मौर्य राजगद्दी पर बैठ गया। ये एक शपथ होती है। आप भी ऐसी शपथ खाइए कभी, जब तक आपने गोल को नहीं पा लेते। चाणक्य ने तो अपने गोल को पा लिया। चंद्रगुप्त मौर्य के बेटे बिंदुसार, बिंदुसार के बाद सम्राट अशोक, जो कि हमारे भारत का महान सम्राट हुआ अशोक, उसके नाम पर सिक्के भी चलते हैं आज। सत्यमेव जयते उसका ही शिलालेख है। ठीक है, तो ये सारी बात, आज संसद के ऊपर जो 3 दहाड़ते हुए शेर है ना, वो सम्राट अशोक का चिन्ह है। ठीक है, और अशोक स्तंभ हमारे भारत का राष्ट्रीय चिन्ह है। ठीक है, तो बहुत अच्छी बात है। यानी कुल मिला के ये पूरी कहानी से चाणक्य का अर्थशास्त्र, और चाणक्य के अर्थशास्त्र में हम जो कल के लेक्चर में और कल की बातों में जब ये पढ़ेंगे कि चाणक्य ने अपने अर्थशास्त्र में राज्य की उत्पत्ति का सिद्धांत कैसे बताया, उसके साथ चाणक्य की अर्थशास्त्र की जो अवधारणा है, जैसे कि राज्य की उत्पत्ति है, राजा के कर्तव्य है, राज्य का सप्तांग सिद्धांत है, ये सारी बताएंगे। और मैं आपको एक बात बताना चाहूंगा कि चाणक्य ने अपने सप्तांग सिद्धांत में सबसे पहले रखा है राजा को। ठीक है, सबसे पहले रखा है राजा को, और राजा को ही सर्वोपरि माना है। राजा को ही सर्वोपरि माना है। लेकिन आपको एक बात बता दूं, राजा के बाद चाणक्य ने राज्य के जिस अंग को सबसे महत्वपूर्ण माना है वो है कोष। क्या है? कोष। क्योंकि कोष होगा यदि राज्य के फंड में, यदि राजा के पास इतना फंड है कि वो प्रजा की और दुर्ग की सुरक्षा कर सके और दुश्मनों से लड़ सके, तो यकीनन मानिए वो राजा अति सर्वोत्तम राजा है। तो इसलिए चाणक्य ने अपने सप्तांग सिद्धांत में राजा के बाद जिस महत्वपूर्ण अंग को माना है वो है कोष। हालांकि सारे बताए, राजा के बाद अमात्य बताया है, अमात्य के बाद जनपद बताया है, जनपद के बाद उसने कोष बताया है, फिर दंड बताया है, मित्र बताया है, ये सारी कुछ बातें बताई है। ठीक है, तो चलिए फिर हम मिलते हैं आपसे चाणक्य वाले नेक्स्ट पार्ट में, क्योंकि चाणक्य के नेक्स्ट पार्ट में कौटिल्य की अर्थशास्त्र की अवधारणाएं पढ़ाएंगे, और जिसमें हम ये भी बताएंगे आपको कि चाणक्य ने अपने अर्थशास्त्र को कैसे एक्सप्लेन किया है और मनु से कैसे डिफरेंट है, समानता भी और डिफरेंट भी। चलिए तो फिर मिलते हैं आपसे जल्दी, और सभी को मेरा बहुत बहुत नमस्कार, सभी को मेरा बहुत बहुत धन्यवाद। और हाँ, ये लेक्चर कैसा लगा आपको प्लीज इस पर कमेंट जरूर कीजिएगा। चलिए, धन्यवाद।